इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में, कैसे एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर काम करता है और लोड के साथ उनके फ्लक्स में किस तरह बदलाव होता है। तो यहाँ मैंने एक ट्रांसफार्मर बनाया है और ये प्राइमरी साइड है और ये दूसरा सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड ऐसे इस तरह के टर्मिनल को बोलते हैं जहाँ सोर्स कनेक्टेड रहता है। हाँ, ये एसी सोर्स होना चाहिए, हमने यहाँ एसी सोर्स बनाया है। ये वोल्टेज या करंट किसी भी तरह का सोर्स हो सकता है। हम यहाँ फ़िलहाल एसी वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा टर्मिनल सेकेंडरी टर्मिनल है, जिसे जहाँ लोड कनेक्टेड रहता है, जिसे लोड टर्मिनल भी बोलते हैं। तो प्राइमरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्मिनल का मतलब है जहाँ एसी सोर्स कनेक्टेड रहता है, और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का मतलब है जहाँ लोड कनेक्टेड रहता है। हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे प्राइमरी साइड में I1 करंट जा रहा है और ये लोड वाला स्विच है जो ओपन है। मैं दो केस लेके बात करूंगा। पहला नो लोड का केस, जहाँ ये स्विच ओपन सर्किटेड है, कोई भी लोड सेकेंडरी साइड में कनेक्टेड नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम मान रहे हैं कि प्राइमरी साइड में I1 करंट फ्लो कर रहा है। देखिए, मैंने करंट का डायरेक्शन ये बताया है, ये किसी इंस्टेंट के लिए है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्राइमरी साइड में एसी सोर्स लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि करंट कभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर अगले बार इस डायरेक्शन में। एसी मतलब अल्टरनेटिंग, पोलरिटी चेंज होती रहेगी। लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे करंट का डायरेक्शन इस तरह है, बाएं से दाहिने की तरफ करंट जा रहा है। अगर ऐसा जा रहा है तो इस वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी उस इंस्टेंट पे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल है। मैं किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को स्पष्ट कर दूँ, मैं किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। ये वोल्टेज सोर्स एसी सोर्स है। इस तरह के साइकिल 50 बार रिपीट होंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह के 50 साइकिल पर सेकंड रिपीट होंगे। लेकिन मैं जिस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ वहाँ मान लिया कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और उस इंस्टेंट पे ये करंट जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन उस इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन बाएं से दाहिने की तरफ है, मतलब इनसाइड द ट्रांसफार्मर है। और अगर ये इनसाइड द ट्रांसफार्मर है तो दूसरे टर्मिनल से ये करंट बाहर निकलेगा। अब इस करंट, ये अल्टरनेटिंग नेचर का करंट है और ये प्राइमरी वाइंडिंग में मूव करेगा। इस अल्टरनेटिंग करंट के चलते यहाँ एक वोल्टेज जनरेट होगा, जिसे मैं E1 नाम दे रहा हूँ। E1 क्या है? इंड्यूस्ड वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। इंड्यूस्ड वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल्स। देखिए, इस E1 का कारण क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में और I1। मैं ये कहूँ E1 प्रोपोर्शनल टू दिस, ये आप जानते होंगे या मैं चर्चा करूँगा। एम्पियर टर्न, ये E1 इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें कितने टर्न्स हैं और इस करंट का मैग्नीट्यूड क्या है। हाँ, वो इसकी पोलरिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमने टर्न्स को किस फैशन में लपेटा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और मैं जिस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ उस इंस्टेंट पे इस करंट का डायरेक्शन क्या है। पोलरिटी के बारे में हम चर्चा करें तो, लेकिन इतना ऑब्वियस है कि ये इंड्यूस्ड वोल्टेज अपने काउज का अपोज करेगा, और इसका काउज क्या है? V1। तो E1 की पोलरिटी कुछ इस तरह होगी कि ये V1 का अपोज करे इंड्यूस्ड वोल्टेज के चलते। अपने लेंज लॉ पढ़ा है ना, -d∅dt, ठीक है ना? बिल्कुल वही बात है। तो ये E1 V1 का अपोज कर रहा है।
आप बोलेंगे कैसे अपोज कर रहा है। मैं यहाँ अगर किसी रेसिस्टेंस को लेके आप सोचिए, मान लीजिए कि इस वायर का ही इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, तो इस R1 में सोर्स के चलते करंट बाएं से दाहिने तरफ जा रहा है और उसी R1 में इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 के चलते जो करंट जाएगा वो उसके उल्टा दाहिने से बाएं जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि इस AC सोर्स के चलते एक AC करंट हुआ और इस AC करंट के चलते अगर ये N1 प्राइमरी साइड में N1 टर्न्स है तो एक फ्लक्स जनरेट होगा और इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा E1, और इस इंड्यूस्ड EMF का नेचर ऐसा होगा कि ये E1 का अपोज करे। चलिए अब मैं मान लेता हूँ कि फ्लक्स इस तरह लपेटने पे इधर से बाहर है। ये क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा। जब डॉट कन्वेंशन हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये मैं इसी डायरेक्शन में क्यों लिया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं लिया। थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको ये कि फ्लक्स का डायरेक्शन पाथ इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये बाइंडिंग्स किस फैशन में लपेटे हुए हैं, क्लॉकवाइज लपेटे हुए हैं या एंटी क्लॉकवाइज लपेटे हुए हैं। यहाँ जिस तरह लपेटा हुआ है उस हिसाब से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका पाथ कुछ इस तरह होगा। तो इस करंट के चलते, इस वोल्टेज के चलते ये करंट हुआ और इस करंट के चलते एम्पियर टर्न हुआ और इस एम्पियर टर्न के चलते एक फ्लक्स जनरेट हुआ और इस फ्लक्स के चलते एक इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट हुआ। मैं फिर से दोहरा दूं, इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के चलते एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हुआ और इस अल्टरनेटिंग करंट के चलते एक एम्पियर टर्न जनरेट हुआ और इस एम्पियर टर्न के चलते एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट हुआ। जी, फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग है और इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स के चलते एक इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 जनरेट हुआ और इस E1 का नेचर ऐसा रहेगा कि ये V1 का अपोज करेगा। इसकी पोलरिटी ऐसी रहेगी कि ये V1 का अपोज करेगा। अब मैं बात करूं इस सेकेंडरी साइड के कॉइल में, तो आप यहां देखेंगे कि ये फ्लक्स सेकेंडरी साइड के कॉइल को भी कट कर रहा है और चूंकि ये अल्टरनेटिंग नेचर का है तो यहाँ भी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा जिसे मैं E2 नाम दे रहा हूँ। और चूंकि ये स्विच ओपन है इसलिए लोड में किसी तरह का करंट नहीं जाएगा। जिस इंस्टेंट पे हम स्विच क्लोज करेंगे तो इस वोल्टेज के चलते इसमें करंट फ्लो करना चालू करेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, E1 is due to phi1 and E2 is due to phi1। दोनों phi1 के चलते हो रहे हैं, बस फर्क कितना है कि यहाँ जो वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होगा E2, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू N2, बस इतना सा फर्क है। और यहाँ जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोपोर्शनल टू N1 होगा। चलिए अब मैं ये करता हूँ कि इस स्विच को क्लोज करता हूँ लोडेड कंडीशन में। लोडेड कंडीशन में क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात कि जो ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा लोड करंट, जिसे मैं I2 नाम दे रहा हूँ। I2 क्या है? I2 क्या है? लोड करंट, लोड में जाने वाला करंट लोड करंट। जो ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा इस E2 के चलते I2 फ्लो करना शुरू कर देगा और इस I2 के चलते इस कॉइल में I2 फ्लो होने लगेगा। मैं बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, इस E2 के चलते I2 फ्लो करना शुरू करेगा इस सेकेंडरी सर्किट में और ये I2 इस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करने लगेगा और जो ही सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करेगा तो एम्पियर टर्न जनरेट हो जाएंगे जिसे N2I2 हमारे सामने आ जाएगा और इस N2I2 के चलते एक दूसरा फ्लक्स स्टेबल होगा जिसे मैं phi2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और phi2 इस तरह होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मैं phi1 इस तरह मूव कर रहा था, phi2 का पाथ इस तरह होगा। देखिए phi2 का डायरेक्शन नहीं है, phi2 का पाथ है। phi खुद एक
स्केलर क्वांटिटी है, आप जानते भी होंगे बी डॉट डी एस। तो फ्लक्स खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन कहना अच्छी बात नहीं है, पाथ कहिए। फाई टू का पाथ इस तरफ होगा, अगर फाई वन का पाथ कुछ इस तरह है। तो अब आप ये फाई टू इस प्राइमरी कॉइल को भी कट करने लगेगा और इस प्राइमरी कॉइल में भी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। जिस तरह फाई वन के चलते यहाँ वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है, उसी तरह फाई टू के चलते यहाँ भी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप लोड बढ़ाइएगा, मैं अगर बात करूँ लोडेड कंडीशन में, यहाँ रिजल्टेंट फ्लक्स अब हम बोलेंगे, जिसे मैं फाई एम नाम दे देता हूँ। फाई एम क्या है? फाई वन माइनस फाई टू का मैग्नीट्यूड और इसका मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये एक साइनोसॉइड होगा, है ना, ये एक साइनोसॉइड होगा, क्योंकि आपने साइनोसॉइड वोल्टेज अप्लाई किया है, साइनोसॉइड करंट, ये साइनोसॉइड, ये साइनोसॉइड, ये साइनोसॉइड। तो ऑब्वियस सा बात है N1 I1 भी साइनोसॉइडल नेचर का रहेगा, N2 I2 भी साइनोसॉइडल नेचर का रहेगा, और इसलिए ये फ्लक्स भी साइनोसॉइडल नेचर का रहेगा। तो मैं अब अपनी बात को आसान बनाने के लिए इस कोर में, ट्रांसफार्मर के कोर में जो नेट फ्लक्स है उसे डिनोट करने के लिए फाई एम बोलूँगा। जो ही मैं फाई एम बोलूँ तो आपको ये समझना है कि इट इज़ ए रिजल्टेंट फ्लक्स, फाई वन माइनस फाई टू जो भी बड़ा हो उनका मैक्सिमम, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक साइनोसॉइड फंक्शन आएगा बिल्कुल। तो लोड डालने पे कोर में एक रिजल्टेंट फ्लक्स स्टेबल हो रहा है फाई एम, और इस फाई एम के चलते E1 और E2 इंड्यूस्ड हो रहे हैं। और E1 का नेचर अपने सोर्स के अपोजिट रहेगा और E2 का नेचर E1 से मेल खाएगा, क्योंकि दोनों एक ही फ्लक्स से बने हुए हैं। मैं जब फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो इस बात पे इस तरह अभी जो मैं बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ा ज़्यादा जोर देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। पहली बात, E1 अपोजिट टू V1, क्यों? ये काउज है और ये उसका रिजल्ट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ का केस है। क्यों? लेंज लॉ के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा बात ये, E1 एंड E2 आर यूनिडायरेक्शनल, इनका नेचर एक होगा। यूनिडायरेक्शनल करने का मतलब जब हम फेजर डायग्राम पढ़ेंगे वहाँ इनका डायरेक्शन एक ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बोथ आर रिजल्ट ऑफ सेम फ्लक्स, सेम कोर फ्लक्स। कोर में तो कोई एक ही फ्लक्स जाएगा ना, दैट इज फाई। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ज्यों ही हम लोड देंगे तो इसमें एक रिजल्टेंट फ्लक्स स्टेबल होगा, और इस रिजल्टेंट फ्लक्स के चलते E1 जनरेट होगा और E2 जनरेट होगा। अब जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाने का मतलब I2 बढ़ाना, जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाऊंगा आप देखेंगे एक मतलब नॉर्मल सा बात है कि जो ही आप I2 को बढ़ाइएगा, I2 को बढ़ाने का मतलब ये है कि लोड साइड आप ज़्यादा करंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अब ये सब बात है कि मैं ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन ही है, मैं कई बार चर्चा कर भी चुका हूँ कि ट्रांसफार्मर न तो सोर्स की तरह काम करता है, न तो सिंक की तरह। ये पावर का सोर्स नहीं है, ये पावर का सिंक नहीं है, ना तो ये पावर जनरेट कर सकता है और ना ये आइडियली केस में पावर खर्चा कर सकता है। जब ये जनरेट नहीं करेगा और आपने लोड को पावर I2 बढ़ाने का मतलब है कि लोड को आप ज़्यादा पावर डिलीवर कर रहे हैं, और ये जनरेटर तो है नहीं, ये तो ट्रांसफार्मर है, ये तो जितना आएगा उसका रेशियो चेंज करके आपको भेज देगा वोल्टेज करंट का। तो अब यह सब बात है, जब आप इधर पावर बढ़ाएंगे तो ये पावर कहाँ से आ रहा होगा? ये पावर बिल्कुल प्राइमरी साइड से ये इनपुट कर रहेगा। तो ये न सीधा सा बात है, जो ही आप I2 बढ़ाएंगे I1 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जो ही आप I2 बढ़ाएंगे इसका रिजल्टेंट ये होगा कि I1 इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर
ना तो सोर्स की तरह काम करता है पावर का, ना तो सिंक की तरह। और I2 बढ़ाने का मतलब है कि आपने आउटपुट पावर बढ़ा दिया। तो जो ही आपने आउटपुट पावर बढ़ाया, इसका मतलब है कि जो पावर इनपुट हो रहा था उसका भी लेवल बढ़ गया है। कहने का मतलब ये है V1 तो बढ़ेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स सप्लाई है, 240 440 जो भी हो, 440 220 जो भी हो, ये तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स सप्लाई है। अब यह सब बात है I1 बढ़ जाएगा, क्योंकि V1 एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। इस बात को आप दूसरी तरह भी समझ सकते हैं, I2 बढ़ाने के बाद Φ2 बढ़ जाएगा। एक बात मैंने अभी सीधे ये आपको समझाया कि ट्रांसफार्मर सोर्स और सिंक, पावर का ना सोर्स है ना सिंक है। इसका मतलब है कि I2 बढ़ाया तो आउटपुट बढ़ाया तो इनपुट बढ़ गया। ये पावर कहाँ से आ रहा होगा? तो सोर्स से आ रहा होगा। और एक दूसरा लॉजिक है जिसे हम आसानी से और समझ सकते हैं, ज्यों ही मैं I2 बढ़ाया, इसका मतलब है Φ2 बढ़ गया, और Φ2 बढ़ गया तो इसका मतलब है कि Φ1 माइनस Φ2 डिक्रीज करने लगेगा। माइनस में है, डिफरेंस है, डिक्रीज करने लगेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स का लेवल कांस्टेंट रहता है। किसी ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन जब हो जाता है तो उसमें कितना फ्लक्स रहेगा या मैग्नेटिक डेंसिटी क्या रहेगी बी या बी डॉट ए क्या रहेगा, ये ट्रांसफार्मर बनने के साथ डिसाइड हो जाता है। ये कोर के एरिया पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, साथ ही साथ आपने किस मटेरियल का यूज़ किया है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। तो सिलिकॉन स्टील के लिए भी 1.7 टेस्ला है। अगर आपने सिलिकॉन स्टील यूज़ किया है तो उसके लिए B इक्वल टू 1.7 टेस्ला होगा। और जब B इतना होगा तो फाइ कितना होगा? B डॉट ए, B डॉट ए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा होने पे ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स का लेवल घटने लगेगा। और चूंकि ट्रांसफार्मर का कोर एक कांस्टेंट फ्लक्स लेवल को मेंटेन करना चाहेगा, इसलिए वो चाहेगा टू मेंटेन कांस्टेंट फ्लक्स लेवल, कांस्टेंट फ्लक्स लेवल इन द कोर, Φ1 विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। Φ1 अपने आप को बढ़ाना चाहेगा, और Φ1 के बढ़ाने का मतलब है कि I1 बढ़ेगा। कोई शक? बातें समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, आउटपुट बढ़ाएंगे, प्राइमरी साइड का करंट भी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे हम सेकेंडरी साइड का करंट बढ़ाएंगे, प्राइमरी साइड का करंट भी बढ़ने लगेगा। चलिए, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहता है कि अगर हम ये डीसी सोर्स अप्लाई कर दें तो क्या होगा। इफ वी अप्लाई ए डीसी सोर्स एज एन इनपुट इन ए ट्रांसफार्मर, व्हाट विल हैपन। तो कोशिश करते हैं इसे जानने का। मैं थोड़ा इसे साफ कर लूँ। ये सवाल अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि जब किसी ट्रांसफार्मर में डीसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है।
देखिए सीधी सी बात ये है कि लोग बोल देंगे वाइंडिंग जल जाएगा, तो देख लेते हैं किस तरह वाइंडिंग जल जाएगा। चलिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ एक डीसी सोर्स जोड़ दिया। मान लीजिए ये 440 वोल्ट आरएमएस वाला डीसी सोर्स है, तो क्या होगा, करंट बहना शुरू करेगा और ये करंट इसमें बहना शुरू करेगा। इसे मैं V1 नाम दे रहा हूँ। क्या यहाँ कोई वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा क्या? नहीं, ये ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज तभी इंड्यूस्ड होगा, लेंज लॉ तभी वैलिड है, जब फ्लक्स का नेचर अल्टरनेटिंग करंट d∅dt E1 इज प्रोपोर्शनल टू N1 d∅dt और फ्लक्स कांस्टेंट है। जब फाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है? इट इज ए डीसी सोर्स कॉज बाई डीसी सोर्स। जब फाई कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सा बात है d∅dt भी ज़ीरो हो जाएगा, और जब d∅dt ज़ीरो हो जाएगा तो लेंज लॉ के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के ज़ीरो हो जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। I1 करंट, प्राइमरी साइड में जाने वाला करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? आपको मैं बताता हूँ। आप एक ऐसा सोचिए, जब ये एसी था, मतलब डीसी ना हो के एसी था, तो क्या होता था। मैं ये मान लेता हूँ कि आसानी के लिए ये R1 है, इंटरनल रेसिस्टेंस वाइंडिंग का। कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होंगे, रिएक्टेंस भी होंगे। मैं आसानी के लिए भी सिर्फ रेसिस्टेंस मान रहा हूँ कि प्राइमरी साइड का कोई रेसिस्टेंस R1 है, और इस रेसिस्टेंस के चलते जब एसी था तो क्या करंट जा रहा था? I1 विल बी V1 माइनस E1 डिवाइडेड बाई R1। मैं आपको अभी जस्ट पहले बताया हूँ कि इस E1 माइनस होने का कारण क्या है, क्योंकि E1 का नेचर V1 के अपोजिट है। आगे हम पढ़ेंगे, ये दोनों लगभग बराबर ही होते हैं। आइडियली बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर ही होते हैं। तो ये करंट बहुत ही कम होता है नो लोड के केस में, बहुत ही कम होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ये करंट बढ़ेगा, लेकिन नो लोड के केस में ये करंट बहुत कम होता है। बहुत कम होने का कारण क्या है कि V1 और E1 लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं। V1 थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, E1 थोड़ा सा कम रहता है, और इनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है V1 माइनस E1, ये बहुत ही कम रहता है, और बहुत ही कम रहने के चलते करंट बहुत कम होता है एसी के केस में। लेकिन जब यूँ ही आपने डीसी अप्लाई किया तो I1 क्या हो गया? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1। मतलब जहाँ ये 0.2 वोल्ट डिफरेंस आ रहा था ऊपर में, वहीं अब ये 440 वोल्ट आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि V1 अगर आपने एसी में 440 वोल्ट अप्लाई किया है, तो हो सकता है कि E1 का रेंज 430 वोल्ट हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वोल्टेज। और इसका मतलब है कि I1 बहुत कम रहेगा, 10 वोल्ट के डिफरेंस के हिसाब से रहेगा। लेकिन जो ही आपने डीसी अप्लाई किया है, E1 जीरो हो जाएगा। E1 जीरो क्यों होगा? क्योंकि फाई कांस्टेंट हो जाएगा। फाई क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि ये करंट डीसी है, और डीसी करंट का वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, इसलिए फ्लक्स का वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। और अगर d∅dt ज़ीरो हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़ीरो हो जाएगा। और इस केस में ये I1 वेरी लार्ज और इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके प्राइमरी साइड के वाइंडिंग को जला देगा। तो अगर आप किसी ट्रांसफार्मर के इनपुट के तौर पे डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी साइड आपका जल जाएगा, सेकेंडरी साइड नहीं जलेगा, ठीक है ना, प्राइमरी साइड जल जाएगा। क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ लोड दे भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ का वोल्टेज भी जीरो है, यहाँ करंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाइंडिंग जलेगा। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना है आपको कि किस साइड का बाइंडिंग जलेगा, तो प्राइमरी साइड का बाइंडिंग जल जाएगा। अगर आप डीसी सोर्स ट्रांसफार्मर में अप्लाई करेंगे
तो जिस साइड आपने डीसी सोर्स अप्लाई किया है, मतलब जिसे आप प्राइमरी बना रहे हैं, वो प्राइमरी साइड जल जाएगा। लोड साइड के वाइंडिंग को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, चाहे वो HT का वाइंडिंग हो या LT का वाइंडिंग हो, लोड साइड के वाइंडिंग को कुछ नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो क्लिप में। थैंक यू।